लाखों रुपए खर्च कर हुई शादी के बाद में दूल्हा अपनी पत्नी से संबंध बनाने से इनकार कर देता है और फिर पत्नी उससे इस इनकार का कारण पूछती है और उससे कहती है कि अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सक के पास चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं, उससे इलाज कराते हैं, उसके बाद में हम अपनी सुहागरात को बनाएंगे। दोस्तों, ऐसा दुल्हन के मुंह से सुनने के बाद में दूल्हा अपनी दुल्हन को डांटता है, फटकारता है, आग बबूला हो जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक शब्द भी आगे बोला तो उसे वो ज्वलनशील पदार्थ से जला देगा। दोस्तों, पत्नी शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने पति का प्यार जीतने के लिए उसे अपनी ओर मोहित करने की कोशिश करती है, लेकिन पति उससे दूर हो जाता है और सुहागरात की रात में अकेला ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद में पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नई एक अनोखी क्राइम की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक ऐसी ये सच्ची घटना है जिसमें एक दूल्हा दुल्हन शादी होने के बाद में लाखों रुपए खर्च करने के बाद में दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ में संबंध नहीं बनाता है और फिर दुल्हन थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए चली जाती है। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण में दूल्हे ने अपनी सुहागरात की रात में संबंध नहीं बनाया? आखिर क्या उसे कोई प्रॉब्लम थी या कोई वैसा ही निजी कारण था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं पूरी कहानी आपको व्याख्या करता हूँ। दोस्तों, लाखों रुपए खर्च करने के बाद में जब शादी हुई, शादी के बाद में जब सुहागरात की स्टेज सजी तो दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में बैठे थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। दुल्हन अपने पति पर मोहित हो जाती है और उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करती है, तो दूल्हा उसे दूर हटाता है और उससे बोलता है कि मैं संबंध तुम्हारे साथ में तभी बनाऊंगा जब तुम्हारे घर से मेरे घर पर 2 लाख रुपए नगद और एक कार आ जाएगी। दोस्तों, कथित तौर पर साफ साफ रूप से दूल्हा दुल्हन से दहेज की मांग करता है। तो दुल्हन अपने पति से कहती है कि हम इतने पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हमारी जो बातचीत हुई थी उसी के हिसाब से हमारी शादी हुई है। तो दूल्हा बोलता है कि हमारी चाहे बातचीत जो कोई भी हो, कैसी भी हुई हो, अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनकर के रहना है तो पहले तुम मुझे 2 लाख रुपए नगद और एक कार ला करके अपने घर से लाओ, उसके बाद में ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा, उसके बाद में ही मैं सुहागरात मनाऊंगा। दोस्तों, पति के मुंह से ऐसा सुनने के बाद में पत्नी बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाती है। सुबह होता है तो सुबह होने के बाद में फिर यही हड़कंप मचता है। दुल्हन से दुल्हन के जो ससुराल वाले थे सब यही डिमांड करते हैं कि तुम पहले 2 लाख रुपए लाओ और एक कार लेकर के आओ, उसके बाद में ही तुम इस घर की अच्छी और एक संस्कारी बहू बन पाओगी। दोस्तों, जो दुल्हन थी, जो लड़की थी, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और जो बातचीत हुई थी उसी के हिसाब से शादी भी हुई थी। ऐसी कार और 2 लाख रुपए नगद की कोई डिमांड नहीं थी। तो वो लड़की उन्हें समझाती है कि ऐसी तो कोई डिमांड हुई ही नहीं थी शादी के लिए, तो मैं अब आपके लिए पैसे कहाँ से लेकर के आऊँगी। तो घर वाले उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें घर में बहू बन करके रहना है तो तुम पैसे कहीं से भी लाओ, पर पैसे लेकर के आओ। दोस्तों, दुल्हन जो थी वो अपने ससुराल वालों से साफ साफ इनकार कर देती है कि वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएगी। तो वहीं पर जिद से रहने लगती है घर में ही, अपने ससुराल वालों के साथ में ही। ऐसे चलता रहता है। लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन गुजरने के बाद में जो दुल्हन थी वो अपनी नंद, अपनी देवरानी, अपनी जेठानी, अपना पति, अपने सास, अपने ससुर, सभी का दिल जीतने के लिए बेशुमार उन पर प्यार लुटाती है, बेशुमार उन्हें चाहती है, उनकी इज्जत करती है, उनकी सेवा करती है। लेकिन दोस्तों, उसकी सेवा का असर एक भी सदस्य पर नहीं होता है। कहने को दोस्तों, जो एक नई दुल्हन होती है वो घर में एक लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस घर में कुछ उल्टा ही था। एक दुल्हन उस घर में उनके लिए एक नरक की देवी से कम नहीं लग रही थी उन्हें। 15 दिन तक वो उसे ताना देते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम पहले सामान लेकर के आओ, पैसा लेकर के आओ, कार लेकर के आओ। दुल्हन के साथ 15 दिनों तक उसका पति संबंध नहीं बनाता है, तो दुल्हन इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाती है और फिर वो अपना सारा सामान लेकर के
अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद में आगरा जगदीशपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है और रिपोर्ट में लिखवाती है कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो दहेज की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जगदीशपुरा थाने का जो एसएचओ था वो रिपोर्ट लिखता है और रिपोर्ट लिखने के बाद में फिर एक्शन ली जाती है। एक्शन के बाद में उस लड़की के, उस दुल्हन के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन पर जुर्माना लगता है। जो ससुराल वाले थे वो अपने जुर्माने को कबूल कर लेते हैं और कबूल करने के बाद में अपनी बहुत ही उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और एसएचओ से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें दुल्हन चाहिए, हमें अब दहेज नहीं चाहिए। फिर एसएचओ साहब दुल्हन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये मंजूर है। तो दोस्तों, जो दुल्हन थी वो मंजूर कर लेती है, यानी कि सीधी सादी भाषा में अब यहाँ राजीनामा हो जाता है दुल्हन और ससुराल वालों के बीच में। अब दुल्हन अपने ससुराल में पहुंच जाती है, राजीनामा होकर के उस राजीनामे पर सभी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इस तरह से दुल्हन अपने ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों, ससुराल में पहुंचने के बाद में जब 17-18 दिन हो जाते हैं, 17 में 18वें दिन जाकर के दुल्हन और दूल्हे की सुहागरात की रस्म पूरी होती है। वो पूरी रस्म होती है जो शादी के बाद होती है। तो दोस्तों, ये थी आगरा जगदीशपुरा थाने की एक सच्ची घटना, जिसमें एक लड़की दहेज प्रथा का शिकार होने से बचती है पुलिस की कृपा से। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि ये जो दहेज प्रथा है ये एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक कुरीति है। हमारे पूर्वजों ने इस कुरीति को खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है और कहीं हद तक इस संघर्ष में वो सफल भी हुए और इस कुरीति को खत्म भी किया। लेकिन आज के ज़माने में भी लोग इस रीति रिवाज को चला रहे हैं, बल्कि ये एक जबकि कुरीति है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रीति रिवाज को, इस दहेज प्रथा को समाप्त करें, क्योंकि दोस्तों, जो इंसान इस कुरीति के चक्कर में पड़ता है उस इंसान का हमेशा बेड़ा गर्क ही होता है, उसका हमेशा सत्यानाश ही होता है। दोस्तों, ये जो लड़की थी इसकी शादी हुई थी 24 नवंबर को और जगदीशपुरा थाने में इसने 11 नवंबर को एफआईआर लिखाई अपने ससुराल वालों के प्रति और फिर ससुराल वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में फिर इन दोनों का राजीनामा हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी जगदीशपुरा थाने की। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।